कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे अवसरों से अधिक अपने कार्यशील रहने पर, अपने जज्बे, जुनून पर विश्वास होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नीतू गर्ग, लेक्चरर इन हिस्ट्री, हमारे सभी साथी सहयोगियों, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार करती हूँ। आज हम क्लास 11th के लेसन नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन का भाग 2 करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लेखन कला। लेखन कला में आप जैसे चित्र देख रहे हैं, ये सब जो चित्र हैं ये लिपियों के हैं, और उस समय जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, सांकेतिक थी। लिपि की उच्चारित ध्वनियां जो संकेत और चिन्हों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं, लिपि कहलाती हैं। और मेसोपोटामिया में मिट्टी की पट्टिकाओं पर ही लेखन कार्य किया जाता था। और जो सबसे पुरानी पट्टिकाएं हमें मिली है वो 3200 ईस्वी पूर्व पुरानी है। तो बताइए जरा कितने वर्ष पुरानी है? 3200 ईस्वी पूर्व, अर्थात 3200 में 2000 जोड़ दीजिए, क्योंकि अब 2020 चल रहा है, तो आप 2000 जोड़कर चलिए लगभग में, तो हमारे पास समय आ जाएगा 5200 साल पहले। अब ये पट्टिकाएं देखिए कि कैसे इन पर लिखा जाता था। ये अगर कोई बैल लिखना होता था तो बैल के लिए सांकेतिक चिन्ह कुछ इस प्रकार का था, और अनाज के लिए, मछली के लिए सांकेतिक चिन्ह ऐसे थे, और विभिन्न संख्याएं और नाव दिखानी होती थी तो उसके लिए सांकेतिक चिन्ह ऐसे थे। और ये चिकनी मिट्टी की जो पट्टिका मिली है ये भी लगभग 3200 ईस्वी पूर्व ही पुरानी ही है। मेसोपोटामिया में हमें 5000 ऐसी सूचियां मिली हैं जो बैल, मछली और रोटियों को इंगित करती हैं। लेन देन का स्थायी हिसाब किताब भी उस समय क्या किया जाता था? पट्टिकाओं पर लिखा जाता था। चिकनी मिट्टी ले ली जाती थी, उसे गिल्ला करके अच्छे से गूंद लिया जाता था। गूंदने के बाद उस गिल्ली गिल्ली मिट्टी को थाप कर उसकी पट्टिका बना ली जाती थी, और उसका आकार ऐसा रखा जाता था कि उसे आसानी से हाथ में पकड़ा जा सके। फिर उसकी नीली जो उसकी नम सतह होती थी, यानी कि गिल्ली मिट्टी होती थी, उसी पर सरकंडे की तिल्ली की नोक से नम सतह पर चिन्ह बनाए जाते थे, जिन्हें कीलाकार, खोद कर लिखे जाते थे। और कीलाकार शब्द जो है टोनिफोसियस से आया है, जिसका अर्थ होता है खोद कर लिखना। लिखने के बाद उस पट्टिका को धूप में सुखा लिया जाता था और फिर बहुत लंबे समय तक संभाल के रखा जाता था। लेकिन जब ऐसा लगता था कि इस पट्टिका का कार्य पूरा हो चुका है, अब इस पर जो लिखा गया है उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। मेसोपोटामियन कीलाकार लिपि और लेखन विकास। मेसोपोटामिया में कीलाकार लिपि जो थी और भाषा सुमेरियन थी, इसकी शुरुआत जो है 2600 ईस्वी पूर्व में हुई। आप बताइए कितने वर्ष पहले? 2600 जमा 2000 कितने हुए? 4600 वर्ष पहले। अब इस भाषा की, इस लिपि की क्या आवश्यकता थी मेसोपोटामिया में लोगों को? हिसाब किताब लिखने के लिए, शब्दकोश बनाने के लिए, भूमि का हस्तांतरण को मान्यता देने के लिए, कि अगर जमीन एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है तो उसकी है ये कानूनी दस्तावेज बनाने के लिए। राजा जो कानून बनाता था उनकी उद्घोषणा करने के लिए, आम जन को बताने के लिए भी कीलाकार लिपि और भाषा की आवश्यकता होती है। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि सबसे प्राचीन मेसोपोटामिया की ज्ञात भाषा सुमेरियन है। उसके बाद कौन सी आई थी? अकद्दी। उसके बाद अरेमाई। अब हम बात करेंगे लेखन प्रणाली की। उस समय कोई लेखन प्रणाली में कोई भी व्यंजन अकेला नहीं होता था, बल्कि कई अक्षरों का समूह होता था। एक लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, इसीलिए इस कार्य को करने के लिए बहुत अधिक कुशलता की आवश्यकता होती थी। बल्कि एक व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि उसकी पट्टिका पर जो लिखाई वो लिख रहा है वो पट्टिका के सूखने से पहले पहले पूरी हो जानी चाहिए। तो इसी अत्यंत कुशलता और दक्षता की वजह से मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग जो थे पढ़ लिख पाए थे, इसीलिए वहां की साक्षरता दर भी कम थी।
जब हम छोटे थे तो मैंने अक्सर एक लाइन सुनी थी मेसोपोटामिया के बारे में, कि लोग वहां पे कहा करते थे, जब हम 11वीं में पढ़ रहे थे, मैं 11वीं में थी ये सब कुछ, तो लोग अक्सर, अभी 11वीं में ही थे, तो लोग अक्सर ये कहा करते थे कि मेसोपोटामिया के अंदर कि वही व्यक्ति सूर्य के समान चमकेगा जो पढ़ा लिखा होगा, अर्थात पढ़ाई की बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी वहां पे। फिर है दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण। प्यारे बच्चों देखिए, दक्षिणी मेसोपोटामिया को क्या कहा जाता था, हमने पहले भाग में किया है बेबीलोनिया। तो उस एरिया पे पहले सुमेर था, सुमेर के बाद वहां पर अकद राजे, अकद के बाद फिर जब बेबीलोन शहर की स्थापना होती है तो दक्षिणी मेसोपोटामिया को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। वहां पर जो प्रमुख नगर थे वो उर्क, उर, मारी, ये सब वहीं आते हैं। और इनकी खास विशेषताएं जो थी वो पूरे मेसोपोटामिया के शहरीकरण की विशेषताएं बन जाती हैं। दक्षिणी मेसोपोटामिया में नगर तो हमें बहुत मिले हैं, लेकिन उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है। वे नगर जो धार्मिक थे, धार्मिक कैसे, जो मंदिरों के आसपास बसे थे। दूसरे व्यापारिक नगर, जो बंदरगाहों के आसपास थे और व्यापार चलता था। और जो तीसरे नगर थे वो शाही नगर थे, जहां पर राजा और राजा के अधिकारी गण रहते थे, अपना दरबार लगाते थे और सारा प्रशासन वहीं से काम करता था। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे धार्मिक नगर या मंदिर नगरों की बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि दक्षिण मेसोपोटामिया, जहां पर बेबीलोनिया जिस पूरे भाग को कहा जाता है, वहां पर बहुत सारे नगर हैं। देखिए, ये मारी भी वही पड़ेगा, बगदाद, बेबीलोन, तेल अबू सलाबिक, उर्क, उर। ये उर्क और उर जो थे प्रमुख धार्मिक नगर थे, मंदिर नगर थे। जब हम इनके विशेषताओं की बात करेंगे तो वो पूर्ण सारे मेसोपोटामिया के धार्मिक नगरों की विशेषताएं बन जाएगा। गांव से आकर जब लोग शहरों में आते थे तो वहां पर छोटा सा कच्ची ईंटों का देवालय बना लेते थे। उरुक के अंदर उर और इनाना के भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे पूछते हैं मैडम जी कि उर कहीं तो दे रखा है चंद्र देवता, कहीं दे रखा है एक धार्मिक नगर, तो ये क्या है, यह उर दोनों है। उर चंद्र देवता भी है और उर जो है एक नगर का नाम भी है। उर जो थे यानी चंद्र देवता प्रमुख देवता थे, और इनाना जो थी युद्ध और प्रेम की देवी थी। इनके मंदिर बड़ी मात्रा में बनाए गए। धीरे धीरे ये मंदिर बड़े होते गए, जैसे जैसे धन संपदा मंदिर में बढ़ती गई, मंदिरों में वो पैसा लगाया जाने लगा और वो अलंकृत हो गए। लेकिन शुरू में ये घर जो थे, मंदिर मंदिर जो थे वो घरों जैसे ही होते थे, क्योंकि कोई मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता है। लेकिन मंदिर की बाहरी दीवारें कुछ खास होती थी। कैसे, जो बाहर की दीवार, जो बाहरली दीवार बनाई जाती थी कवरिंग के लिए, वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर कभी अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ मुड़ी होती थी। यही एक बात जो थी मंदिर को आम घरों से अलग करती थी, जिससे आसानी से लोग पहचान सकते थे कि ये मंदिर है। लोग आमतौर पर देवता को अन्न, दही और मछली अर्पित करते थे। लेकिन धीरे धीरे अन्य कार्य भी मंदिरों में होने लगे, जैसे तेल निकालने का कार्य, अनाज पीसना, या फिर कटाई करना, या ऊन के कपड़े, ऊन के स्वेटर वगैरह बुनना, ये सब कार्य यहीं पर ही होने लगे। फिर उसके बाद जब कार्य बहुत सारे होने लगे तो हिसाब किताब की आवश्यकता भी पड़ी, तो यहीं पर ही लेखन कार्य भी होने लगा। लेकिन मंदिर से बाहर आते हैं हम, तो धार्मिक नगर तो सारा ही है। सभी कार्य जो मंदिर के अंदर हो रही हैं वो भी गिने जाएंगे, और जो मंदिर के बाहर हो रहे हैं नगर के अंदर वो भी गिने जाएंगे। तो इन नगरों में कृषि भी होती थी, लेकिन मंदिर नगरों की, स्पेशली उरुक की कृषि जो थी वो कई बार संकटों जो में थी, संकटों में घिर जाती थी। फरात नदी में बाढ़ आने की वजह से या तो फसलें डूब जाती थी, या फिर नदी अपनी दिशा बदल लेती थी तो ये फसलें सूख जाती थी।
ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोग, जो पर्वत एरिया है वहां पर ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर पानी की दिशा बदल दिया करते थे, जिस वजह से निचले हिस्से में रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिलता था और ऐसे में फिर झगड़े होते थे। अब अगर ये झगड़े लंबे चलते थे तो इन इलाकों के जो मुखिया थे, जो भी जीतता था वो जीत के माल को अर्थात लूट के माल को अपने अनुयायियों में बांट देता था या फिर उसमें से कुछ हिस्सा मंदिरों में दान दे देता था। धीरे धीरे मंदिरों की संपदा जो थी वो बढ़ने लगी और फिर से उस सारे मंदिर के संपदा का हिसाब किताब रखा जाने लगा। क्योंकि हमने बताया आपको कि हम किस नगर की बात कर रहे हैं, उरुप। 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास उरुप नगर जो था उसका क्षेत्रफल 250 हेक्टेयर के आसपास था, जो कि 228 ईस्वी पूर्व अर्थात 200 सालों में ही उसका क्षेत्रफल बढ़कर 400 हेक्टेयर हो गया। अर्थात वो लगभग जो है 66% 70% जो उसका एरिया था वो बढ़ गया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो मुखिया जीत कर आते थे वो सिर्फ अपने साथ लूट का माल नहीं लेके आते थे, बल्कि बहुत सारे युद्ध बंदे भी लेकर आते थे और कुछ स्थानीय लोग जो मजदूरी करते थे उन सबको कामों पर लगाया जाता था, जैसे कि मंदिर बनाने का काम, महल बनाने का काम, सड़कें बनाने का काम। और इसके बदले में उन्हें कोई नगद तनख्वाह नहीं दी जाती थी, बल्कि काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों राशन की सूचियां मिली हैं वहां से, जो ये बताती हैं कि लोगों को उनके काम के बदले केवल अनाज दिया जाता था। हमें बड़ी मात्रा में चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं के अलावा सैकड़ों शंकु भी मिले हैं, लेकिन इन शंकुओं का प्रयोग क्या था? ये शंकु जो थे अलग अलग रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवारों में लगाए जाते थे ताकि मंदिरों की शोभा बढ़ सके। इसके अलावा वहां पर कांसे के औजार, ये कार्य भी किए जाते थे, क्योंकि कांसा जो है अपने आप में एक नेचुरल पाई जाने वाली धातु नहीं है, बल्कि तांबे और टीन को अर्थात वो रंगे को मिलाकर बनाए जाते थे। तो ऐसे भी कार्य वहां पर किए जाते थे। ईंटों के स्तंभ बनाए जाते थे। पहले क्या था, क्योंकि वहां पर जो लकड़ी है, लकड़ी तो मजबूत नहीं है और लकड़ी के तीर भी मजबूत नहीं होते थे, तो इसीलिए मकानों को ईंटों के स्तंभों के जरिए मजबूती प्रदान की जाती थी और ये सभी कार्य जो है मजदूरों से और युद्धबंदियों से करवाए जाते थे। ये जो हम देख रहे हैं ये क्लिप है शंकु की, ये वहां की लिपि की, ये तीर के जरिए स्तंभ के जरिए जो मकान टिका रखा है उसकी, और ये भी ऐसा ही कुछ तीर बना रखा है, और ये कांसे के औजार। ये सबसे प्राचीन जो वहां मंदिर मिला है उरुक में हमें 5000 ईस्वी पूर्व का, दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर, उसका ये प्रवेश द्वार है। यहाँ पर भट्टी और पीछे जो है वेदिकाएं लगाई गई। फिर हम पढ़ेंगे पशु चारक क्षेत्र में व्यापारिक नगर है। तो अब भी हम दक्षिणी एरिया में ही और फराद नदी के इस साइड, लेकिन अब हम उरुक और उर, ये तो नीचे पड़ते हैं, नीचे वाले ओर हम बात करेंगे मारी की, क्योंकि जैसे उर और उरुक सबसे प्रसिद्ध धार्मिक नगर थे, वैसे ही मारी सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक नगर कौन सा था? मारी। 2000 ईस्वी पूर्व, वैसे तो 2900 ईस्वी पूर्व में मारी नगर की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन 2000 ईस्वी पूर्व के बाद मारी नगर जो था शाही राजधानी के रूप में और व्यापारिक नगर के रूप में खूब फला फूला। यहाँ किसान और पशुचारक दोनों प्रकार के लोग रहते थे, लेकिन पशुचारण का काम अधिक किया जाता था। अधिकांश काम जो थे भेड़ बकरे चराने का होता था। और इस नगर को जो उत्खनन का काम है, ताकि आज हमें पता चल सके मारी नगर में क्या क्या कार्य होते थे, तो इसके उत्खनन का कार्य जो है वो 1933 में आरंभ हुआ। पशुचारण में अनाज और औजार के लिए पशुओं का दूध, पनीर और चमड़ा आदि लोग बेच देते थे, ताकि
और चीजें वो जो प्राप्त करना चाहते हैं, अनाज और औजार प्राप्त कर सकें। कई बार किसानों और भेड़ बकरियों में के किसानों और भेड़ बकरियों के जो गडरी होते थे, इनको चराने वाले पशुचारक होते थे, उनमें अक्सर झगड़े भी हो जाया करते थे। ये गडरी अक्सर किसानों के खेतों में से पशुओं को गुजारते थे और किसानों की फसल खराब हो जाती थी। और गडरी खुद भी कई बार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गांव पर आक्रमण कर देते थे। और अनेकों बार ऐसा भी पाया गया जब किसान जानबूझकर पशुओं को पानी नहीं पीने देते थे। पशुचार क्षेत्र में व्यापारिक नगर में आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ गडरी ऐसे थे जो इसी इलाके में, इसी मारी नगर में रहने लग गए और धीरे धीरे यहीं पर इन्होंने अपना शासन करना शुरू कर दिया। ये असल में खानाबदोश लोग थे। खानाबदोश लोग वो होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इनमें प्रमुख जाति के जो लोग थे वो थे अकद्दी, एमोराइट, असीरियाई और अर्मीनियन। मारी के जो राजा बने वो एमोराइट समुदाय के थे। इनकी पोशाक भी आम लोगों से भिन्न होती थी, लेकिन इन्होंने वहां के देवताओं का सम्मान किया ही, बल्कि डैगन देवता के बहुत सारे मंदिर बनवाए। पेपर में देखो क्वेश्चन आ सकता है कि मारी के प्रमुख देवता का नाम बताएं, डैगन। इसके अलावा मारी के राजाओं को सदा सतर्क रहना पड़ता था। बताइए क्यों? क्योंकि जैसे मारी के जो राजा थे खुद चरवाहा समुदाय से थे, तो वैसे ही वहां पर और भी बहुत सारे समुदाय जो थे, चरवाहा समुदाय थे, वहां पर आते जाते रहते थे। और ऐसे समुदाय जो थे कहीं भी किसी भी तरह से राज्य में अफरा तफरी का माहौल ना उत्पन्न करते, इसीलिए इन पर कड़ी नजर रखी जाती थी ताकि कोई हमला भी ना कर सके। मारी नगर एक महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण जो है व्यापारिक स्थल था। यहाँ से लकड़ी, तांबा, रंगा, तेल, मदिरा और कई प्रकार का माल जो है फरात नदी के रास्ते तुर्की, लेबनान और सीरिया जाता था। बिल्कुल इसको माइंड में रखना है कि मारी नगर से माल कहाँ जाता था? तुर्की, लेबनान और सीरिया। और क्या क्या जाता था? लकड़ी, तांबा, रंगा, तेल, मदिरा और अन्य प्रकार के कई माल। मारी नगर जो है व्यापार के बल पर समृद्ध हुआ था, क्योंकि जो दूसरे राज्य भी थे, दूसरे नगर थे, वो भी अपना जब माल भेजते थे तो वो यहीं से गुजरता था। और इस माल के व्यापार में से 10% यहाँ पर कर के रूप में वसूला जाता था और यही इसकी समृद्धि का एक बड़ा कारण था। आलिशिया द्वीप तांबे और रांगे के व्यापार के कारण ही प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ पर जिमरी का एक विशाल राजमहल भी था। जिमरी जो है वो बहुत महान शासक हुए हैं मारी के, और उनका सिर्फ राज परिवार का निवास स्थान ही नहीं था, बल्कि उसी महल से प्रशासन और उत्पादन जैसे प्रमुख कार्य भी होते थे। हम यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप देखेंगे कि कैसे मारी नगर, उसके आसपास का एरिया, जिमरी लिम का शहर भी देखेंगे। और ये देखिए कैसे उत्पादक बढ़िया, ये जिमरी लिम का शहर है, आंगन सारे, ये किचन है और वहां की पट्टिकाएं हैं, ये महल की संरचना है, ये सब यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से हमने आज दो खास प्रमुख प्रकार के नगर, एक तो धार्मिक, दूसरे व्यापारिक नगरों के बारे में पढ़ा। इन्हीं के मध्य से हमने एक बार शाही नगर, क्योंकि मारी एक शाही नगर भी था, तो उसके बारे में भी जाना। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर हमें धार्मिक नगर और व्यापारिक नगर के रूप में ही पढ़ाया गया है। कल हम इस लेसन का सबसे मेन पार्ट करेंगे, जिसमें हम अलग अलग नगरों की बात करेंगे कि हमें यहाँ पर कौन कौन से नगर पढ़ने हैं। इसके अलावा हम यहाँ की प्रमुख जातियां, जनजातियां के बारे में पढ़ेंगे, गिलगेमिश महाकाव्य की बात करेंगे, और मेसोपोटामिया सभ्यता ने हमें और हमारे समाज को क्या दिया है ये भी जानेंगे। और एक ऐसी छोटी सी काल रेखा की बात भी करेंगे जिसके आंकड़े हमारे पेपरों में बड़ी मात्रा में आते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।